सो वेलकम बैक आईएनसी परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल चौधरी आज आपके लिए लेकर आया हूँ टीबी का जो रिमेनिंग पोर्शन था वो टीबी का रिमेनिंग पोर्शंस आप लोगों को सभी को पता है कि टीबी का रिमेनिंग पोर्शंस क्या था। टीबी का रिमेनिंग पोर्शंस वह था कि अपनों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हो गया था ख़त्म। उसके बाद अपनों ने इसका देख लिया था क्या बोलते हैं उसे, मैनेजमेंट में अपन आ चुके थे, साइन एंड सिम्टम्स हो चुके थे। फर्स्ट मोस्ट कॉमन सिम्टम्स दैट इज कफिंग, कितने दिन से ज़्यादा, 14 डेज से ज़्यादा, ठीक है। सो ये ओवरऑल था। डायग्नोसिस में अपन पहुंच चुके थे। डायग्नोसिस में अपनों ने जो स्पुटम कल्चर है उसमें क्या देखते हैं वो अपनों ने देख लिया था। अब जो बारी आती है वो उससे जस्ट आगे की आती है। उससे जस्ट इन द सेंस क्या आता है, उससे आगे देखिए स्पुटम कल्चर में तो आपको मैं कंप्लीटली बता चुका हूँ क्या क्या था, सब कुछ क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एक मॉन्टेक्स टेस्ट। क्या आता है? मॉन्टेक्स टेस्ट। ये क्या होता है? देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि कम्युनिटी में स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द टीबी क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? मॉन्टेक्स टेस्ट होता है। मॉन्टेक्स टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप कोई भी एक ऐसी एंटीबॉडी इन द सेंस टीबी की ही एंटीबॉडी होगी, वो एंटीबॉडी जो है वो आप क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं उस पर्सन में जिसमें आप सस्पेक्ट मानते हैं। कितना? उसमें जहां पर आपने सस्पेक्ट किया है वहां पर अगर एंटीबॉडीज डालने के बाद में कोई रिएक्शन होती है, देखो अगर कोई टीबी पॉजिटिव होगा पेशेंट तो सीधी सट बात है कि उस टीबी पॉजिटिव पेशेंट में रिएक्शन तो होगी। और रिएक्शन क्यों होगी? रिएक्शन इसलिए होगी क्योंकि आप लोग जब भी, चलो एक इसको सिंपल तरीके से समझते हैं, आग में अगर पानी डालोगे तो आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी? ठीक है, आग में अगर आप पानी डालोगे तो आग बुझेगी कि नहीं बुझेगी? और अगर आग में आप घासलेट डालोगे तो आग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? वही एग्जांपल यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर आप उसमें एंटीबॉडीज डाल रहे हो दैट मीन्स आप पानी का काम कर रहे हो। जब पानी का काम कर रहे हो तो जैसे ही आग डाली, जैसी आग हुई और उसके ऊपर आपने पानी डाला तो धुआं तो उठेगा। वही रिएक्शन यहाँ पर होती है। कैसे? जैसे ही आप इसमें एंटीबॉडी इंजेक्ट करोगे तो वहाँ पर जहाँ पर आपने इंजेक्ट किया है वहाँ पर कोई ना कोई निशान बनेगा, यानी कि वो इंडिकेशन देता है कि ये जो पेशेंट है ये क्या है, पूरी तरीके से टीबी पॉजिटिव है या टीबी नेगेटिव है, ये दर्शाने के लिए। और इसे स्क्रीनिंग टेस्ट क्यों बोला जाता है? स्क्रीनिंग टेस्ट बोलने के पीछे रीज़न ये है कि जैसे आप लोग मानिए कि अगर मैं स्पुटम कल्चर कराऊंगा तो स्पुटम कल्चर के लिए मेरे को क्या है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि स्पुटम कल्चर करेंगे तो मेरे को यहाँ से घर से लेकर चले जाएंगे। यही भ्रांति उनके मन में बैठ जाती है। अब दिक्कतें ये हैं कि अगर उनके मन में ये भ्रांति बैठी हुई है तो अपन उसका टेस्ट जो है अपन चाहते हुए भी सही तरीके से नहीं करवा सकते। समझ रहे हैं? वो हाई नहीं करेगा इस चीज़ के लिए कि मेरा स्पुटम कल्चर कीजिए, आप नहीं करेगा, ठीक है। तो यही बात आगे चलती है। तो वैसे ही अपन किसी को अगर छोटा सा एक इंट्राडर्मल छोटा सा ये लगा दे इंजेक्शन और उसको बोले कि ठीक है अब आपका इसका चेक किया जाएगा 72 घंटे बाद, तो वो व्यक्ति 72 घंटे बाद आपको क्या है, मिल भी जाएगा। तो 72 घंटे बाद मिलने के लिए आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद मिलने के बाद आप उसका देखोगे कि एरिया कितना अफेक्टेड हुआ है। उसमें सेंटीमीटर से ही नाप सकते हैं, शरीर को सेंटीमीटर में ही नापते हैं अपन कि कितने सेंटीमीटर का है, 167, 167 या फिर 154, 158, 155, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में आता है। वैसे ही यहाँ पर जो इंजेक्शन लगाया उसके चारों तरफ कितने एरिया में रिएक्शन हुई है वो डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ द टीबी पेशेंट। मतलब अगर वो ग्रेड फर्स्ट में हुआ, ग्रेड सेकंड में हुआ, ग्रेड थर्ड में हुआ तो कैसे उसकी जो इंड्यूरेशन है, इंड्यूरेशन का मतलब कितने एरिया में फैला है, ठीक है, वो दिखाता है। सो मॉन्टेक्स टेस्ट में क्या करते हैं कि मॉन्टेक्स टेस्ट में एक प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स होता है जो एंटीबॉडी कहलाती है, ठीक है। उसको इंट्राडर्मली अपन क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली। दैट मीन्स इंट्राडर्मल रूट से कहाँ पर होता है, डर्मिस, ठीक है, इंट्राडर्मल
उसके बाद एपिडर्मिस, समझ रहे हो कहाँ पर स्किन की बात हो रही है, तो एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, तो इंट्राडर्मल बोल रहा है, दैट मीन्स बिलो दी एपिडर्मल लेयर। तो वहां पर आप क्या करेंगे, इंजेक्ट करके उसे एक गोला बना करके उसे छोड़ देंगे। जहां पर आपने इंजेक्ट किया उसके चारों तरफ एक गोला बना दीजिए, छोटा सा गोला बना दीजिए 1 या 2 सेंटीमीटर का। तो आपका क्या हो जाएगा, एक निशान हो जाएगा कि हाँ यहां पर मैंने इंजेक्शन लगाया था। क्योंकि आप एक अपन बात करते हैं कैन्यूला लगाते हैं, वो जगह भी भूल जाते हैं कभी कभी। तो वही बात हो रही है कि आपको उस निशान करना क्यों जरूरी है, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। उसके बाद बात आती है कि आप इसमें क्या इंजेक्ट करते हैं। तो इसमें इंजेक्ट करते हैं अपन एंटीबॉडीज। क्या इंजेक्ट करते हैं, एंटीबॉडीज। अब एंटीबॉडीज जो है वो किसकी एंटीबॉडीज, तो अगेंस्ट द टीबी, टीबी की जो बनी हुई एंटीबॉडीज है वो उसको लगाते हैं। अब जैसे ही लगाएंगे, टीबी का अंदर जो बैक्टीरिया है, अगर वो पेशेंट पॉजिटिव है तो उसके अंदर जो टीबी का बैक्टीरिया है वो जो अपनों ने एंटीबॉडीज लगाई है उसके प्रति उसके दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। और जब रिएक्शन होती है तो आपको पता है आग ज़्यादा होगी, क्योंकि अपन पानी डाल रहे हैं। जैसे ही ये होगी तो पानी डालेंगे तो धुआं तो उठेगा, तो जो धुआं उठेगा वो क्या रहेगा, आसपास का रेडनेस एरिया दिखेगा। एग्जाम्पल से कोरिलेट करके समझना कि जो धुआं उठ रहा है, अगर अपन उस एग्जाम्पल के थ्रू बताएं तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर चारों तरफ लाल लाल चकते बन जाएंगे। तो आपका एक सस्पेक्शन आ जाएगा कि हाँ ये पेशेंट टीबी पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन उसमें भी एक क्राइटेरिया है कि कितना ड्यूरेशन, मतलब कितना इन ड्यूरेशन हो, कितने सेंटीमीटर तक। क्योंकि हो सकता है पूरी बॉडी पे रिएक्शन तो होगी नहीं, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अपन इंट्राडर्मली लगा रहे हैं। अगर ब्लड में लगाते तो वो बात अलग होती। इंट्राडर्मली लगा रहे हैं, इसका मतलब लोकल रिएक्शन होगी। जब लोकल रिएक्शन होगी तो कितने एरिया में वो फैला हुआ है वो दिखाता है कि ये पेशेंट पॉजिटिव है अथवा नहीं। समझ रहे हो। अभी इसको और क्लियर करेंगे अपन, ठीक है। अब इसकी जो क्वेश्चन आता है कि इसकी रीडिंग जो है वो कितने घंटे बाद पड़ी जाती है। तो मोन्टेक्स टेस्ट की जो रीडिंग है वो 72 आवर्स के बाद पड़ी जाती है। अब आप लोग इसको ऐसे नहीं लेंगे कि एग्जाम में अगर ऐसे लिखा हुआ है कि 48 to 72 आवर्स, दैट इज रॉन्ग। आफ्टर 72 आवर्स दैट इज राइट, ओके। कभी कभी एग्जाम में इसको राइट माना हुआ है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन ये रहेगा। और अगर ये जैसे ऐसे आया 12 to 24 आवर, 24 to 48 आवर, 48 to 72 आवर और मोर देन 72 आवर, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं रहा और यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ आ गया कि मोर देन 48 आवर 8 आवर, ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, तो आपका आंसर फिर ये हो जाएगा। मोर देन 48 आवर भी यही होता है, ऐसा ऑप्शन नहीं देगा, वो कुछ और देगा। लेकिन एक आपका जो क्राइटेरिया बता रहा हूँ, ये दोनों तो वैसे ही आपके हट जाएंगे, ठीक है। ये ध्यान रखें, इसमें एक ओवम का है, एक ओवम का है और एक स्पर्म की लाइफ स्पैन है, ठीक है। तो ये अपन जब ओबीजी के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ मैं बता ही चुका हूँ इसकी कि टाइम पीरियड कितना टाइम तक जिंदा रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर जैसे यहाँ ये आपका हाथ है, ठीक है, ये आपका हाथ है, ये आपकी कलाई है और ये आपकी एक परिकल्पना मान लें, आपने यहाँ पर इंजेक्ट किया इंजेक्शन को। कहाँ पर इंजेक्ट किया, इस इंजेक्ट करने के बाद में अगर ये जो एरिया रेडनेस जो दिख रही है, अगर ये लेस देन 5 सेंटीमीटर होती है या 5 mm जो होती है, ठीक है, सेंटीमीटर एरियाज हो जाता है और mm, दैट इज mm, इसको mm में नापते हैं, सॉरी फॉर दैट वन, सेंटीमीटर के लिए mm। अगर ये 5 mm से अगर कम है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये पेशेंट जो है नेगेटिव है, ठीक है। 5 mm से अगर कम है तो इस पेशेंट को अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे। लेकिन अगर ये मोर देन 5 है, मोर देन 7 है, मोर देन 10 है, तब इसे अपन क्या बोलेंगे वो अपन दिखाएंगे। तो अपन बात कर लेते हैं, मोन्टेक्स की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं, मोन्टेक्स टेस्ट की। तो देखिए मोन्टेक्स टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, इन दैट प्योरीफाइड प्रोटीन
डेराइवेटिव्स, पीपीडी डेराइवेटिव्स यूज किया जाता है इसमें, ठीक है, इज यूज्ड, ठीक है। उसके बाद आता है एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी आर इंजेक्टेड इनटू दी, कहाँ पर, इंट्राडर्मल, ठीक है, फोर आर्म पे, क्या बोलोगे, फोर आर्म पे। द रीडिंग इज टेकन आफ्टर, ये आफ्टर का ही निशान है या फिर लिख भी सकते हो आफ्टर 72 आवर्स, ठीक है। इफ, ऐसे साथ में एक वर्ड ओ लिखते जाएं, इफ इन ड्यूरेशन का मतलब द एरिया है ना, इफ द इंड्यूरेशन एरिया इज लेस देन 5 mm देन द पेशेंट इज नेगेटिव, ध्यान आ गया आपका, समझ में आ रही है बात। अगर ये इंड्यूरेशन अपनों ने ये उसको इंजेक्ट किया और उसके बाद में अगर वो पेशेंट जो है उसका इंड्यूरेशन लेस देन 5 mm है, दैट मीन्स वो पेशेंट क्या है, नेगेटिव है। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर फिर सेकेंड रीडिंग देख लेते हैं कि अगर 6 से 9 हुई तो क्या होगा और मोर देन 10 हुई तो क्या होगा, तो ये भी एक क्राइटेरिया बनता है, ठीक है। तो जब 6 से 9 है, क्या आपको ऐसा पता पड़ रहा है कि इसमें फिक्स है, तो नहीं, इसको अपन जो कंडीशन बोलते हैं वो है डाउटफुल। क्या कंडीशन बोलते हैं इसको, डाउटफुल का मतलब हो सकता है कि वो पेशेंट टीबी पॉजिटिव हो। और ध्यान रखें, इस डाउटफुल के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि हो सकता है कि वो पेशेंट टीबी का नहीं हो। तो और कंडीशन कौन सी है ऐसी है जिसमें ये जो टेस्ट है ये डाउटफुल आ सकता है, तो एक ऐसी कंडीशन है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, माइकोबैक्टीरियम, एक तो ट्यूबरकुलाई होती है और एक होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या होता है, लेप्री, दैट इज लेप्री, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो कि लेप्रोसी करता है। क्या करता है, लेप्रोसी का नाम सुना है आप लोगों ने, लेप्रोसी करता है सन्नचकता बदरंग निशान, कुष्ठ रोग की यही पहचान, दैट इज कुष्ठ रोग, ठीक है। कुष्ठ रोग के बारे में सुना ही होगा आपने। तो जो कुष्ठ रोग है, ये एक तो अपने दिमाग में ये भ्रांति निकाल लो कि कुष्ठ रोग जो होता है सेक्सुअल डिसऑर्डर होता है, गलत है ना, ये दिमाग से निकाल लेना है ना। दूसरी बात, कुष्ठ रोग एक ऐसा रोग है जो स्किन टू स्किन फैलता है लेकिन लेटेंट कंडीशन में नहीं, उसकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेज होती है उसमें, ठीक है। तो क्योंकि इसका जो फ्लूइड है वो जब निकलता है, इनके जो चकते बनते हैं उनसे, तो वो फ्लूइड अगर किसी के कांटेक्ट में आता है तो फैलता है, बाकी शुरुआती कंडीशन में इसमें नहीं फैलता, ठीक है। उसके बाद में ये जो लेप्रोसी है, अगर किसी पेशेंट में है और आपने टीबी के सस्पेक्ट से उस पेशेंट में क्या किया कि मोन्टिक्स टेस्ट किया, लेकिन अगर ये है तो ये क्या कर देगा, इसमें डाउटफुल कंडीशन जो है उसमें आपको शो करेगा। दैट मीन्स वो जो इंड्यूरेशन एरिया है वो 6 से 9 mm का होगा, ठीक है, 6 से 9 mm का होगा। और अगर मोर देन 10 है तो उस पेशेंट को क्या बोलेंगे, तो वो पेशेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 10 से ज़्यादा पॉजिटिव कहलाता है। अब आप किताबों में पढ़ोगे कि 15 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा, 5 से ज़्यादा, भूल जाओ उन बातों को। मैं जो कुछ खास कंडीशन बताऊंगा उसी में आपको मानना है कि ये उससे ज़्यादा होगा तो अपने पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई बात छोटी छोटी जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। कितने टाइम पीरियड आप ज़रूर याद रखें कि 72 आवर के बाद में ही अपन चेक करते हैं, है ना। इसका आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत जो डाउटिंग सवाल है वो यही रहता है। अधिकतर एग्ज़ाम्स जो होती है 48 to 72 आवर्स मानती है, लेकिन थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करके रखें, और 3 दिन मतलब 3 दिन, ठीक है। उसके बाद में अगर ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर अगर ये 5 mm से ज़्यादा हुआ तो भी उसे क्या मान लिया जाता है, उसे पॉजिटिव मान लिया जाता है, पॉजिटिव
मान लिया जाता है। अब ऐसी कौन सी कंडीशन है, अब ऐसी कौन सी कंडीशन है, तो उन कंडीशन के बारे में देखिए। जितनी भी इम्यूनो सप्रेसिव डिजीज है, क्या बोल रहा हूँ, जितनी भी इम्यूनो सप्रेसिव डिसीज या डिसऑर्डर जो है, डिसऑर्डर, उनमें आपको क्या है, मोर देन 5 mm भी अगर दिखा तो उनमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मान लिया जाएगा। अब देखो इम्यूनो सप्रेसिव डिसीजेस में क्यों, मान लो अब ऐसी कौन सी कंडीशन है, सबसे पहले तो स्टीरॉइड, अपन एग्जांपल जिसका लेते हैं, स्टीरॉइड लॉन्ग टर्म अगर यूज कर रहा है, अगर लंबे समय से कोई अगर स्टीरॉइड ले रहा है लंबे समय से, तो उसमें एक तो पॉजिटिव आएगा। एक HIV वाला पेशेंट, उसमें भी इम्यूनो सप्रेसिव कंडीशन है, ठीक है, तो वहां पर भी ये क्या रहेगा, HIV में पॉजिटिव आएगा। एक अपन ये भी लिख सकते हैं कि इम्यूनो सप्रेसिव, ठीक है। एक और कंडीशन क्या हो सकती है, तो ये जो जितनी भी इम्यूनो सप्रेसिव डिसीज हैं उनमें क्या होता है कि ये पॉजिटिव आने के चांसेस है। एक और है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। देखो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन क्यों है, इसके पीछे रीजन समझना। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो कोई भी बाहरी चीज हुई, वो तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, दैट मीन्स आपका जो ऑर्गन है वो मेरे इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो बाहर की चीज मेरे अंदर जा रही है, तो मेरा शरीर तो क्या करेगा, उसके प्रति प्रतिक्रिया करेगा। तो जब प्रतिक्रिया करता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं कि ऑर्गन फेलियर। क्या बोलते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फेलियर। दैट मीन्स वो रिजेक्शन हो जाता है, शरीर के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है कि ये मेरी चीज नहीं है, मैं इसे रिजेक्ट कर रहा हूं। उस रिजेक्शन को रोकने के लिए इसमें स्टीरॉयड थेरेपी दी जाती है। क्या दी जाती है, स्टीरॉयड थेरेपी दी जाती है, ताकि कुछ समय के लिए आपकी जो इम्यूनिटी है बढ़ जाए या फिर कम पड़ जाए। आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी किस लिए, शरीर की प्रतिरक्षा के लिए, और घटेगी किसके लिए, जो बाहर से ऑर्गन आया है उसके लिए। मतलब उसके प्रति एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, और जब एंटीबॉडी नहीं बनाएगी तो वो क्या करेगी, ऑटोमेटिकली उस ऑर्गन को एक्सेप्ट कर लेगी जो कि बाहर का है। थोड़ा मेंटली अलर्ट होकर सुन लिया हो तो बहुत अच्छी रहेगी, और अगर नहीं सुना हो तो पीछे लीजिए वीडियो को, ये बहुत काम की चीज बता रहा हूँ। बहुत रेयर चांस में लोगों को पता होता है कि क्यों ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फेलियर होता है, तो इसके पीछे रीजन ये होता है। स्टीरॉयड थेरेपी अपन देते हैं, तो स्टीरॉयड थेरेपी इसलिए कि मैंने बोला कि ये इम्यूनो सप्रेसेंट का काम करती है। जब इम्यूनो सप्रेसेंट का काम करती है तो आपकी इम्यूनिटी को थोड़ी देर के लिए क्या कर देगी, कम कर देगी, और जब कम करेगी तो वो एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा, और जब एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा तो जो बाहर का जो ऑर्गन आया है अपने शरीर में, उसमें क्या होगा, उसको रिजेक्ट नहीं कर पाएगा अपना शरीर, और उसे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन कुछ ऐसी हैं जहां पर आपको क्या मानना है कि जो 5 mm है उससे अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो आप क्या उसे मान लेंगे, पॉजिटिव मान लेंगे। एक तो ये कंडीशन हो गई। एक कंडीशन ये होती है कि कब कब ऐसी कंडीशन होती है कि फॉल्स पॉजिटिव आता है। देखो फॉल्स पॉजिटिव का मतलब ये कि उस पेशेंट में टीबी नहीं है, लेकिन फिर भी इंड्यूरेशन थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा हो, तो वो कौन कौन सी कंडीशन है। तो देखो अपन पॉजिटिव कब मानते हैं, मोर देन 10, लेकिन ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें मोर देन 10 बता सकता है। तो अपन यहां पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव दैट मीन्स +10। ठीक है, समझ गए। अगर ये फॉल्स पॉजिटिव जो टेस्ट आया है रिजल्ट, ये किन किन कंडीशन में आ सकता है। चलो ठीक है, एक तरीका तो ये कि अपन जो इंजेक्ट कर रहे हैं वो भी क्या है, एंटीबॉडी। अपनों ने जो इंजेक्ट किया है वो भी क्या है, एंटीबॉडी। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं BCG का वैक्सीन लगाऊं। BCG का वैक्सीन किसके लिए, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन, किसके लिए लगाया जाता है। BCG का टीका ऑफकोर्स टीबी के लिए लगाया जाता है, लेकिन कौन सी टीबी के लिए, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के लिए। लेकिन पल्मोनरी टीबी तो हो सकती है पेशेंट को, क्योंकि उसके लिए तो कोई वैक्सीनेशन है ही नहीं, और जो पल्मोनरी टीबी है उस पर तो ये 0% इम्यूनिटी देता है। ठीक है,
तो जब पॉजिटिव बताने की बात है तो बीसीजी, अगर किसी पेशेंट को बीसीजी का वैक्सीन लगा है और अगर आपने उसी समय उसका मॉन्टेक्स टेस्ट किया तो क्या पॉजिटिव आएगा? आएगा। क्यों आएगा? देखो, ये जो बीसीजी है इसमें भी होती है एंटीबॉडीज। क्या होती है? एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडीज इन द सेंस ये एक लाइव वैक्सीन है, सभी को पता है। तो ये शरीर में जब जाएगा तो लाइव वैक्सीन अपनों ने शरीर में क्या दिया है? इंजेक्ट किया है। अब जब लाइव वैक्सीन शरीर में इंजेक्ट किया है तो एक तरीके से अपनों ने क्या किया? शरीर में बैक्टीरिया को छोड़ा। ये थोड़ा सा एटीन्यूटेड फॉर्म में होता है। एटीन्यूटेड का मतलब क्या होता है? जो बैक्टीरिया होता है, जो टीबी का जो बैक्टीरिया है उसको एटीन्यूटेड किया जाता है। एटीन्यूटेड किया जाता है, दैट मीन्स एटीन्यूटेड का मतलब होता है कि उसे कमजोर किया जाता है और कमजोर करके उसका वैक्सीन बना दिया जाता है और वैक्सीन बनाने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है? इंजेक्ट कर दिया जाता है। और जब इंजेक्ट करते हैं तो अपनी शरीर की बॉडी जो है वो क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है। एंटीबॉडीज बनाती है और ये एंटीबॉडीज क्या करती है? ये जो इंजेक्ट किया हुआ है इसको डिस्ट्रॉय कर देती है। ये जब इसको डिस्ट्रॉय करेगी तो शरीर में तो एंटीबॉडी बन गई। एंटीबॉडी बन गई। अब किसके लिए बनी? ये टीबी के लिए बन गई। अब मान लो ये बात हो गई। अब आने वाले समय में कभी भी अगर टीबी का बैक्टीरिया कांटेक्ट में आया तो ये जो एंटीबॉडी है ये काम कर लेगी। लेकिन अभी जो अपनों ने क्या दिया? बीसीजी वैक्सीन अभी लगाया। तो अभी अपनों ने क्या किया? कमजोर बैक्टीरिया को अपनों ने क्या किया? शरीर में प्रवेश करवाया। तो एक तरीके से उसमें बैक्टीरिया तो है। अब बैक्टीरिया है और अपनों ने मॉन्टेक्स टेस्ट दिया जो कि एंटीबॉडीज है, जो कि बाद में बनती। अभी इसने अपनों ने पहले से दे दी। अब जैसे ही दी तो ये जो कमजोर वाले बैक्टीरिया है और ये मॉन्टेक्स टेस्ट की जो एंटीबॉडीज है इनके बीच में जो रिएक्शन होगी उसके कारण से वो फॉल्स पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा? फॉल्स पॉजिटिव आएगा। एक तो हो गई बीसीजी की बात। एक बात मैंने आपको बोली लेप्रोसी, ठीक है? लेप्रोसी आपके दिमाग में आ रही होगी बात, लेप्रोसी, क्योंकि लेप्रोसी का जो बैक्टीरिया है वो क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। और ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है टीबी का। तो एक ही घर के दो आदमी हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, लेकिन उसके पापा सेम है। पापा इन द सेंस माइकोबैक्टीरियम। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वापस इसके प्रति भी क्या शो करेगा? रिएक्शन शो करेगा अगर किसी को लेप्रोसी हुआ। एक होता है पहले किसी में टीबी हो चुकी थी और अभी उसमें कंप्लीट वो क्योर है, तो एक हो सकता है कि क्योर्ड टीबी, ठीक है? क्योर्ड टीबी क्यों? अब उसमें एंटीबॉडी बन जाएगी और कहीं ना कहीं एंटीबॉडी की वजह से जो ये बैक्टीरिया है कमजोर शरीर में पड़े होंगे कहीं ना कहीं, और जब पड़े होंगे तो आप लगाओगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? रिएक्शन हो सकती है। और एक और हो सकता है कभी कभी गलती से डीप इंजेक्शन लग जाता है, दैट इज एट द लेवल ऑफ सबक्यूटेनियस टिश्यू तक लगता है। तो वहाँ पर भी एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। और एंटीबॉडी बोला मैंने, है ना, ध्यान रखना है। एंटीबॉडी रिएक्शन होती है और उसकी वजह से क्या होता है? पॉजिटिव आता है। दो मिनट रुकिए आप लोग। तो ये रीज़न था आपके जो फॉल्स पॉजिटिव आ रहा था उनके लिए। तो ये आप लोगों ने देख लिया है, ये इसका मॉन्टेक्स टेस्ट हो चुका है। एक क्या अपन चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं? चेस्ट एक्सरे आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन के लिए बोलते होंगे कि आप चेस्ट एक्सरे करवाइए। चेस्ट एक्सरे क्या दिखाता है? जो एरिया है जो कि एक तरीके से जो भी लंग्स हैं उस लंग्स में कहीं ना कहीं ऐसा ये ऑपेसिफिकेशन दिखेगा। और जब ऑपेसिफिकेशन दिखेगा इसका मतलब कहीं ना कहीं केशियस नेक्रोसिस उसमें स्टार्ट हो चुका है। सो वो दर्शाता है कि ये जो पेशेंट है ये पॉजिटिव हो सकता है। तो दैट इज ऑल अबाउट द मॉन्टेक्स टेस्ट, ठीक है? अब इसमें आप लोग इतना ये नहीं करें कि इस पर इतना ध्यान दें, इतना ध्यान नहीं देना है। केवल फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव दोनों चीज़ें हो चुकी है, ठीक है?
अब फॉल्स पॉजिटिव आया तो क्या फॉल्स नेगेटिव आ सकता है? आ सकता है, कंडीशंस बहुत सारी हैं, लेकिन इतना अपने को याद नहीं रखना है ना। जो फॉल्स पॉजिटिव आया है, अब उसमें फॉल्स नेगेटिव किस में आ सकता है? जो फॉल्स नेगेटिव है मतलब ओरिजिनली जो है वो कहाँ नहीं दिख सकता है, तो एक आध एक ही कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पर वो फॉल्स नेगेटिव आता है, और वो है अगर आपने इंजेक्शन सही तरीके से नहीं लगाया तो हो सकता है कि डीप इंजेक्शन लगा दिया तो वो पता ही नहीं पड़ेगा आपको, कभी कभी अंदर चला जाएगा, तो उसकी वजह से कोई रिएक्शन होगी नहीं, और जब कोई रिएक्शन होगी नहीं थी वो एक तरीके से क्या है, फॉल्स नेगेटिव बताएगा, क्योंकि पेशेंट तो पॉजिटिव है लेकिन आपने इंजेक्शन लगाया लेकिन उसने काम नहीं किया, तो उसके पीछे भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, अब आप इसके छोटी सी बात कर लीजिए इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड वैसे इसका आता नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को अब डिजीज़ अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने को छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो याद करनी पड़ेगी। तो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 3 से 6 वीक। देखो ये जो है किताबों में लिखा हुआ था, लेकिन अभी जो इसका क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया चेंज तो नहीं हुआ है, लेकिन क्या होता है कि अगर ये नहीं पूछा तो इसका वो ये बोल सकता है कि कभी भी हो सकती है, या इट में भी किसी में मान लो बचपन में उसने टीबी का बैक्टीरिया खाया और बड़ी एज में जाके, तो मे बी ऑफ ईयर्स मतलब सालों साल भी लग सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये एक छोटी सी इसकी आपकी ध्यान रखने की बात है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ठीक है, देखो अब ट्रीटमेंट में आपको 2-5 चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज ट्रीटमेंट है ना, ट्रीटमेंट में आपको सबको पता है कि डॉट्स थेरेपी है ना, डॉट्स थेरेपी। एक तो इसका फुल फॉर्म याद कर लो। ठीक है, कब आई थी? 1993 में आई थी, एक ये याद कर लो। और अभी जो ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट है वो कौन सा है? तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड डोज FDC कैलकुलेशन। अभी जो चल रहा है वो फिक्स्ड डोज कैलकुलेशन के आधार पर चल रहा है। इसका फुल फॉर्म आप समझ लीजिए, फिक्स्ड डोज कैलकुलेशन है ना। इस पे अभी जो ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट है ये फिक्स्ड डोज कैलकुलेशन पे चल रहा है। और डोट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्टकट। ठीक है, तो ये डॉट्स का फुल फॉर्म है। कब आई थी? 1993 में। आप लोग इतना तो याद रख लेंगे आई होप। अब देखो डॉट्स में 4 तरह की दवाइयां यूज की जाती है। उन दवाइयों से रिलेटेड 3 पॉइंट याद रख लेना, 3 या 4 पॉइंट एक एक दवाई से है। तो मैं एक चार्ट बना रहा हूं, उस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। तो उसमें क्या रहेगा कि जैसे मैंने लिखा आइसोनियाजाइड, तो आइसोनियाजाइड के क्या साइड इफेक्ट है, इसका डोज क्या है, ठीक है, और इसे किस नाम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग दिमाग में बिठा लेना। एक एक को अपन कर लेंगे वैसे। ठीक है, जो ट्रेंडिंग डोज जो है वो क्या है, फिक्स्ड डोज कैलकुलेशन पे चल रहा है, FDC। उसमें ये आती है कि 1 FDC, 2 FDC, 3 FDC, 4 FDC ऐसे आता है। इन द सेंस फिक्स्ड डोज कैलकुलेशन है ना। अभी मैं इसका मतलब भी आपको समझाऊंगा। अभी अपन इसके ट्रीटमेंट में और आगे बढ़ेंगे तब। FDC के ये तो मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया है ना। अभी जो 4 ड्रग है इसकी, एक एक को ले लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाए। जो पहली ड्रग है उसको समझिए। वो जो होती है आइसोनियाजाइड। क्या नाम है? आइसोनियाजाइड। क्वेश्चन आता है, ध्यान रखें। आइसोनियाजाइड, पहला क्वेश्चन तो यह आता है कि ये जो ड्रग है ये केवल बैक्टीरिया को मारती है या उसकी ग्रोथ को रोकती है। पहला क्वेश्चन तो इस पे बनता है कि ये जो ड्रग है किस टाइप की है, टाइप है ना, किस टाइप की है। तो ये जो है बैक्टीरियोसाइडल है। साइडल का मतलब किल कर देती है।
दैट मीन्स बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए। उसके बाद आता है इसका डोज, कि डोज कितना है। डोज डिपेंड होता है सीवियरिटी पे, लेकिन एक जनरल याद रखें, ओरल डोज जो है वो 600 मिलीग्राम होता है। दो चीज़ हो गई। एक तीसरा चीज़ आती है कि पहली चीज़, दूसरी चीज़, इसको किस नाम से प्रदर्शित करते हैं, जो ब्रांड ने, या यूं बोलो कि इसका जो सिंबल है वो सिंबल क्या है। सिंबल, इसका जो सिंबल है वो है INH। क्या है, ध्यान रखें इसको, ये वर्ड मैं बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ, INH। इसको कहीं कहीं H भी बोला जाता है, ठीक है, INH, दैट इज सिंबल। इस ड्रग को अपन ऐसे INH बोलेंगे, जहां पर भी इसका नाम लिखेंगे INH लिखेंगे, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, सिंबल हो गया। उसके बाद क्या ये ड्रग इफेक्टिव है? बिल्कुल इफेक्टिव है, बेस्ट ड्रग है। अगर किसी को, देखो, अगर किसी को एक दूसरे से फैलने के लिए रोकना है तो सबसे बढ़िया ड्रग यही है। तो यहां पर आप एक एक पॉइंट बना के लिखेंगे। अब बेस्ट ड्रग टू रिड्यूस चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन, चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है, बातें याद रखने की हैं, ठीक है। अब ये ट्रांसमिशन कहां से कहां तक, जैसे आप हो और मैं हैं, तो क्या ये अपन दोनों के बीच में भी मेरे में से आपके अंदर ट्रांसमिशन, ये तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसलिए आप में और मेरे में नहीं हो सकता। लेकिन अगर मेरे में है, आप मेरे पास बैठे हैं और मेरे को अभी पता नहीं है कि मेरे को टीबी है, और अगर मेरे से आपस में फैल रही है, तो उसको रोकने के लिए क्या ये ड्रग बेस्ट है? नहीं। आप बोलेंगे नहीं, क्या ये फ्रॉम मदर टू, क्या बोलोगे, मदर टू चाइल्ड, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद अगर आपको पूछना है कि क्या सर इस ड्रग को अपन ले सकते हैं, तो आप भी ले सकते हैं। आपके लिए क्या जवाब आएगा इसमें कि बेस्ट ड्रग फॉर प्रोफाइलेक्सिस, फॉर प्रोफाइलेक्सिस। अब ये वर्ड आपके सामने नया आ गया कि सर प्रोफाइलेक्सिस क्या होता है। तो देखो, प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट, सिंपल मीनिंग टू प्रिवेंट। टू प्रिवेंट का मतलब ये कि आपको नहीं हो, मतलब आपके है नहीं, लेकिन अगर आपके घर में है किसी को और आप चाहते हैं कि उससे आपको नहीं हो, और आप में अभी उसका एक भी बैक्टीरिया नहीं है, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि आपके हो सकता है कि कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आ ही जाएंगे, तो आपको नहीं हो और आपको लाइफ टाइम आगे कभी नहीं हो, उसके लिए जो प्रोफाइलेक्सिस करते हैं अपन, जो डिजीज नहीं है हुई है उससे पहले अपन ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोफाइलेक्सिस। तो बेस्ट ड्रग फॉर द प्रोफाइलेक्सिस कितनी देनी है ये ध्यान रखें, 5 mg पर kg के हिसाब से। अगर 70 किलो का आदमी है तो 70 × 5 दैट इज 350 मिलीग्राम। समझ गए? किसके लिए? यही बात यहां पर भी लागू होगी कि ये ड्रग क्या अपने लिए है? जी नहीं, ये है बच्चों के लिए। ये जो प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट है ये किसके लिए है? चाइल्ड के लिए। अपने लिए जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। जो मैंने अभी बोला ना कि मेरे से आप में या आप, ये मैंने इसलिए बोला कि आपको एग्जाम्पल समझ में आए। समझ रहे हो? जैसे मान लो माँ को था, अब उस बच्चे को नहीं हूं, तो उस बच्चे को आपको क्या करना है? प्रोफाइलेक्सिस देना है। कितना देना है? 5 mg पर kg के हिसाब से। अब मान लो वो बच्चा 3.5 kg का है, तो इसको गुणा कर दीजिए, 5 3 15 और 5 5 25, तो लगभग कितना आ जाएगा? 15 25, दैट मीन्स 16 मिलीग्राम के आसपास आपको इसको क्या करनी है? टैबलेट देनी है। ये ऐसे, ठीक है, इस तरीके से कुछ आपको उसको देनी है। एक सेकेंड सर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? जो प्रोफाइलेक्सिस है इससे रिलेटेड हो गए। अब कुछ बातें और भी हैं इससे रिलेटेड कि इसका जो साइड इफेक्ट है, इस ड्रग का जो साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट वो क्या होता है?
देखो साइड इफेक्ट, इसका जो साइड इफेक्ट है केवल वही है कि न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट होता है। कौन सा है? न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट। न्यूरोलॉजिकल जो साइड इफेक्ट आता है इसका वही है। और इसमें क्या होता है कि ये जो आते हैं इसमें आप याद रखेंगे टिंगलिंग सेंसेशन। टिंगलिंग का मतलब आपके हाथ पैरों में जो टिंगलिंग सेंसेशन, जो हाथ पैरों में ये बोलते हैं ना अपन, कीड़ियाँ चलने लग गई अपनी भाषा में, या झंझनाहट सी होने लग जाती है, उसको बोलते हैं टिंगलिंग। और नंबनेस, आप बोलते हो ना कि पैर सो गया, दैट इज कॉल्ड नंबनेस। और कीड़ियों का चलना, दैट इज टिंगलिंग सेंसेशन। दो बात हो गई। इसके प्रिवेंशन के लिए मतलब आप ये ड्रग ले रहे हैं और ये साइड इफेक्ट पैदा नहीं हो, उसके लिए आप इसमें क्या देते हैं? विटामिन B6 आपको देना है। क्या देना है? विटामिन B6। तो ये ऑल अबाउट रिगार्डिंग द आइसोनियाजाइड है। इसका मतलब ये है कि आपको आइसोनियाजाइड से रिलेटेड अगर कोई भी चीज़ अगर देखनी है तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना आप लोग, ठीक है। ये मैंने सिंगल ड्रग डोज बताया है। सिंगल ड्रग डोज आपसे पूछा जाए कि सिंगल ड्रग डोज क्या है आइसोनियाजाइड का, तो 600 मिलीग्राम लिखोगे। बच्चे के लिए क्या है तो क्या लिखोगे? 5 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से देनी है। और ये बेस्ट ड्रग है टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड और बेस्ट ड्रग फॉर द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। मैं आपको कंप्लीट इसके बारे में समझा भी चुका हूँ। साथ में न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट में टिंगलिंग, नंबनेस, और इसको प्रिवेंट करने के लिए अपने को क्या करना है? दैट इज विटामिन B6 इस टैबलेट के साथ में देनी है। दैट मीन्स आइसोनियाजाइड प्लस विटामिन B6 देंगे तो आपका जो साइड इफेक्ट है वो प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। ये इसके बारे में कंप्लीट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट, अगर कोई बच्चा HIV पॉजिटिव है तो ये तो सिंपल बात है, अगर कोई बच्चा HIV पॉजिटिव है तो उसका जो डॉट्स का जो ड्यूरेशन है वो डबल हो जाता है। तो दैट इज नो, इसका कोई मतलब भी नहीं है, वैसे आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। एक उसके बाद आती है रिफाम्पिसिन, जो दूसरी ड्रग आती है रिफाम्पिसिन। देखो ये जो रिफाम्पिसिन है, ये रिफाम्पिसिन कैसी ड्रग है? तो ये भी एक बैक्टीरियोसाइडल है। टाइप में बात करेंगे, बैक्टीरियोसाइडल है, ये भी बैक्टीरियोसाइडल है। जो इसका डोज है वो कितना है? इसका जो सिंबल है वो तो सिंबल वैसे भी ज़रूरत नहीं है अपने को, ठीक है। उसके बाद ये इससे रिलेटेड आपको छोटी छोटी बात याद करनी है। सबसे पहली बात बैक्टीरियोसाइडल है। उसके बाद डोज जो होती है इसकी जो डोज है वो होती है 450 मिलीग्राम। कितनी होती है? 450 मिलीग्राम। रिफाम्पिसिन का आप R लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में इस ड्रग के जो साइड इफेक्ट है, वो क्या क्या है? तो ये जो ड्रग है ये R रिफाम्पिसिन का R, और ये रेड कलर यूरिन करती है। अब इसके पीछे क्या कारण है? तो ये कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि जो RBC है उसका क्या करती है? डिस्ट्रक्शन करती है। और उसकी वजह से जो क्या होता है कि रेड कलर का जो पिगमेंट है वो ज़्यादा बनता है, यूरिन के थ्रू भी ज़्यादा पास आउट होता है, और उसी की वजह से जो यूरिन का जो कलर है वो रेड हो जाता है, या रेड ऑरेंज बोल सकते हो आप, है ना। कभी आपसे पूछ ले कि रेड ऑरेंज या ऑरेंज कलर कौन सी ड्रग करती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, हर एग्जाम, दैट इज कि CHO की जितनी भी एग्जाम हुई है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप लोगों का ध्यान होना चाहिए, है ना। ये भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आया है, ये भी क्वेश्चन आया है, और ये भी क्वेश्चन आया है, और ये भी क्वेश्चन आया। तो मैंने आपको यहाँ पर वही चीज़ें करवाई है जो आपकी क्या है, काम की हैं। अब कब लेना है ये ध्यान रखें आप लोग, इसको हमेशा एम्प्टी स्टमक लेना है। एम्प्टी स्टमक मतलब खाली पेट लेना है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद एक ड्रग आती है जिसका नाम है पायराजिनामाइड, ठीक है, पायराजिनामाइड। अब इसको ध्यान रखें आप लोग अच्छे से। ये ड्रग क्या है? ये ड्रग भी एक बैक्टीरियोसाइडल है, ठीक है, बैक्टीरियोसाइडल है। उसके बाद में इस ड्रग का जो डोज है
वो इस ड्रग का जो डोज माना जाता है, वैसे तो ये ड्रग एक दिन में 3 दी जाती है, दैट इज 1500 मिलीग्राम के आसपास है इसका ड्रग, है ना। सिंगल ड्रग डोज बता रहा हूँ, सिंगल ड्रग डोज बता रहा हूँ, इसकी पूरी गाइडलाइन नहीं बताई है अभी मैंने, अभी केवल सिंगल ड्रग डोज बता रहा हूँ, है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसका जो साइड इफेक्ट है, अभी पिछले एग्जाम में पूछा हुआ था, इसका जो साइड इफेक्ट है वो है गाउट। अब ये गाउट क्या होता है आप लोग पूछेंगे। एक होता है जो, चलो बता ही देते हैं आपको, हेपेटोटॉक्सिक, हेपेटोटॉक्सिक होता है एक। तो देखो गाउट क्या, तो गाउट एक ऐसी डिजीज है जिसमें आपके शरीर के अंदर जो बनने वाला यूरिक एसिड है, कौन सा एसिड, यूरिक एसिड, जब वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाए और शरीर में जाकर कहीं पर भी जमने लग जाए, यानी कि उसका डिपोजिशन होने लग जाए, और उसकी वजह से शरीर में ये जो जॉइंट है यहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है, वो इकट्ठा होता है। देखो सिंपल बात है, कोई भी ब्लड वेसल से वो कहाँ से ज़्यादा रप्चर हो सकती है, आपके जॉइंट से, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट किसका, जॉइंट का ही होता है। तो इसका मतलब वहाँ पर ही यूरिक एसिड के जमने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो जहाँ जहाँ यूरिक एसिड जम जाता है और उसके बाद में वहाँ पर क्या बन जाते हैं, नोच बन जाते हैं। और ये अधिकतर कहाँ पर देखने को मिलती है, आपकी जो पैरों की जो उंगलियां हैं वहां पर गाउटी नोच बन जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, गाउट बोलते हैं। ये एक अपन स्केलेटल डिसऑर्डर में पढ़ेंगे इसको, पायराजिनामाइड की वजह से होने वाली डिसऑर्डर है ना, ठीक है। वैसे ओरिजिनली ये इसकी वजह से होता नहीं है, इसका मोस्ट कॉमन कॉज पायराजिनामाइड नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पायराजिनामाइड कहीं ना कहीं यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाती है, उसकी वजह से गाउट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। उसके बाद में लास्ट एक ड्रग और बचती है, एक कहाँ, 2 बचेगी ना, एक इंजेक्शन भी बचता है, हाँ ड्रग में तो केवल एक ही बच रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सारी ड्रग हो गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसे अच्छे से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट लेके इससे रिलेटेड आप जितने भी चीज़ें हैं वो आप समझ जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। ये आपका पायराजिनामाइड भी कंप्लीट हो चुका है। पायराजिनामाइड कौन सी ड्रग है, बैक्टीरियोसाइडल है ना, याद रखें। एक आती है इथाम्ब्यूटोल, क्या नाम बोला मैंने, इथाम्ब्यूटोल। अब देखो इथाम्ब्यूटोल क्या ड्रग है, ये जो टाइप है, सबसे पहले तो टाइप पढ़ेंगे, फिर डोज पढ़ेंगे, ठीक है, फिर सिंबल पढ़ेंगे, सिंबल कोई दिक्कत नहीं है, फिर साइड इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो टाइप, ये एकमात्र ऐसी ड्रग है जो बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। कैसी होती है, बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक। अब देखो इस 2 वर्ड का मतलब, स्टैटिक का मतलब होता है एक जगह स्थिर करना, एक जगह स्थिर करना। स्थिर का मतलब समझ रहे हो, मतलब उसे मारना नहीं लेकिन उसकी ग्रोथ को रोक देना। डोज, इसका जो डोज आता है वो 1200 मिलीग्राम है, कितना है, 1200 मिलीग्राम है। और जो सिम्टम, जो इसका सिंबल है वो ओरिजिनली तो कोई सिंबल नहीं होता, ई से ही लिख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताइए कि इसका जो साइड इफेक्ट है, ये क्या करती है, जो ऑप्टिक नर्व है उसको डैमेज करती है, जो ऑप्टिक नर्व है उसको डैमेज करती है, और उसको डैमेज करती है। डैमेज करके क्या करती है, तो ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है, न्यूराइटिस करती है। ऑप्टिक न्यूराइटिस का मतलब कि ऑप्टिक जो नर्व है उसका इन्फ्लामेशन करती है, तो दैट इज कॉल्ड ऑप्टिक न्यूराइटिस। कौन से कलर की, मोस्ट जो कॉमन ब्लाइंडनेस कोज करती है, ये एक तरीके से ये जो ड्रग है वो ब्लाइंडनेस कोज करती है। और कौन से कलर की करती है, ये हमेशा ध्यान रखें, रेड ग्रीन कलर की, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस करती है, अगर इसका साइड इफेक्ट हुआ है तो। और अगर नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसका एक वर्ड और समझ लीजिए कि क्या ये बच्चों को देनी चाहिए, अगर ये इतना साइड इफेक्ट कर रही है तो क्या बच्चों को देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। तो इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन याद रख लें, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसका जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो क्या है कि बच्चे की 6 साल से, अगर वो कम साल का बच्चा है
तो उसको नहीं देनी है, नहीं देनी। अगर बच्चा जो है वो 6 साल से कम का है तो उसको आपको नहीं देनी। 6 साल से कम वाले बच्चे में क्या है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसका मतलब इथाम्ब्यूटोल एक बैक्टीरियोस्टैटिक एकमात्र ड्रग जो क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक है इन केस ऑफ डॉट्स थेरेपी में। ठीक है, साइड इफेक्ट क्वेश्चन याद रखें। ठीक है, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी याद रखें और एकमात्र ड्रग जो क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक, ये भी याद रखें। तो यहाँ से ये खत्म होता है, दैट इज इथाम्ब्यूटोल का, रिलेटेड टू इथाम्ब्यूटोल। ओके, तो ये खत्म। उसके बाद में एक इंजेक्शन आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन करके। ठीक है, टेबलेट भी आती है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इंजेक्शन होता है। थोड़ा सा उसके बारे में देख लीजिए। आपसे छोटी छोटी चीजें तो पूछेगा ही पूछेगा, उसके अलावा कभी पूछ ले, रूट तो आपको वैसे ही पता है। एक ड्रग का और नाम लिख ही लीजिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन ये क्या है, मैंने बोला एकमात्र ड्रग जो कि क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक, वो कौन सी, इथाम्ब्यूटोल। तो इसका मतलब ये कौन सी हुई, बैक्टीरियोसाइडल हुई, क्योंकि मैंने एकमात्र बोला, बैक्टीरियोसाइडल। ठीक है, इसका जो डोज है वो है 750 मिलीग्राम। ठीक है, मिलीग्राम। कहाँ दिया जाता है, आईएम। कहाँ दिया जाता है, आईएम। ठीक है, उसके बाद में ये बात भी ध्यान रखें कि ये जो नर्व है, ये कौन सी, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो एक नर्व को डैमेज करता है, जो कि इसका साइड इफेक्ट देख लेना इसको। ये वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व को ये क्या करता है, डैमेज करता है। वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व जो कि आपकी, कहीं कोक्लियर का नाम आया मतलब कहीं ना कहीं कान से रिलेटेड है, और कान से रिलेटेड है इन द सेंस आपको क्या करेगा, बहरापन। बहरापन आप जानते हैं क्या होता है, बहरापन। बहरापन याद है किसी को, क्या बोलते हैं, डीफनेस। क्या बोलते हैं, डीफनेस, बहरा। तो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व को ये क्या करता है, डैमेज करता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और इसकी वजह से इसको बच्चे में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। बच्चे में कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द सेंस, अगर प्रेगनेंसी हुई तो क्या प्रेगनेंसी में देना है, नहीं देना है। प्रेगनेंसी में भी क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन याद रखें, कॉन्ट्राइंडिकेशन प्रेगनेंसी, कॉन्ट्राइंडिकेशन चिल्ड्रन, ये तो याद रह ही जाएगा। और स्ट्रेप्टोमाइसिन वेस्टिबुलोकोक्लियर को नर्व को डैमेज करता है, इसलिए डीफनेस हो सकती है। आईएम इंजेक्शन है, ये ध्यान रखना, आईएम देना है, बैक्टीरियोसाइडल है। बाकी तीनों ऊपर वाली क्या है, ड्रग है, दैट मीन्स ओरल रूट से दी जाएगी, चारों ड्रग है ना। सो ये ऑल अबाउट ड्रग्स के बारे में था, जो आपकी क्या है, सारी की सारी ये ड्रग्स खत्म होती हैं। अब जो अभी जो ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट है, जिसको अपनों ने एफडीसी का नाम दिया, वो एफडीसी आप ध्यान रख लें। अब आपसे केवल इतना पूछा जाएगा कि एफडीसी, 4 एफडीसी में कितनी ड्रग यूज़ की जाती है, 3 एफडीसी में कितनी ड्रग यूज़ की जाती है, बस उतना याद रख लो, बहुत है। इसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन अपन बाकी बाद में देखेंगे। अभी स्मीयर, नेगेटिव स्मीयर, पॉजिटिव, वो बहुत सारी बातें बाकी हैं, लेकिन इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब कुछ बातें और याद रख लें, 4 एफडीसी, 3 एफडीसी, चलो ठीक है। ये वैसे एफडीसी है ना, एफडीसी फिक्स्ड डोज कैलकुलेशन, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, फिक्स्ड डोज कैलकुलेशन। कब स्टार्ट हुआ था, तो ये भी याद रख लेना, 2017 में इसको रिवाइज किया गया था, डोट्स 99 के, डोट्स 99 ये 2017 में आया था, 2017 में आया था। डोट्स 99 का मतलब ये है कि जो क्योर रेट है वो आपकी कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, 99% होनी चाहिए। तो फिक्स्ड डोज कैलकुलेशन जो है 2017 में दिया उनके अंतर्गत ही। इसमें उन्होंने 2 कैटेगरी दी, कैलकुलेशन बोलो या कॉम्बिनेशन बोलो, है ना, एक ही बात है। ठीक है, तो एक तो दिया उन्होंने 3 एफडीसी और एक दिया 4 एफडीसी।
ये जो नाम है 3 और 4 ये डिपेंड करते हैं कि उसमें कितने टाइप के ड्रग यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स इसके अंतर्गत 3 तरह के ड्रग यूज करेंगे या 4 तरह की करेंगे, इसके अंतर्गत 3, इसके अंतर्गत 4। ठीक है, तो चार कौन कौन सी ड्रग यूज करेंगे वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एफडीसी को बताना पड़ेगा। इसमें 3 हैं, तो आपको याद रखना है आई, आर और ई। दैट इज आई का मैंने आपको बताया है कि जो, या फिर आईएनएच याद रखो। ठीक है, आईएनएच का मतलब आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन और इथाम्ब्यूटॉल। तो ये 3 ड्रग हो गई। अब इनका फिक्स्ड डोज है, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन है, तो मतलब तीनों का एक ही डोज में, एक ही कॉम्बिनेशन में एक ही गोली आती है और तीनों का मिक्सअप होता है। कितना मिक्सअप होता है वो देख लो तीनों का। एक का 75, 150, 275, 75 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम और 275 मिलीग्राम। ये फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन थेरेपी है जो कि आईएनएच और रिफाम्पिसिन और इथाम्ब्यूटॉल की 3 एफडीसी की है। ठीक है, और जो 4 एफडीसी होगी सेम ड्रग रहेगी, लेकिन एक ड्रग और जुड़ जाएगी और वो ड्रग रहेगी पायराजिनामाइड। क्या रहेगी? पायराजिनामाइड। और जो पायराजिनामाइड है उसका जो डोज रहेगा वो 400 मिलीग्राम रहेगा। कितना रहेगा? 400 मिलीग्राम रहेगा। पायराजिनामाइड का जो है वो 400 रहेगा। 400 रहेगा। इसका कितना हो रहा है? टोटल जोड़ो, 5 5 10 और 7 दूनी 14, 7 5 12 और 19 और 1 20 के शून्य हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4। ये टोटल ड्रग क्या हो जाएगी? 400 मिलीग्राम की हो जाएगी। ठीक है, और जो आपकी पायराजिनामाइड है, इसका जो डोज हो जाएगा वो 900 मिलीग्राम एक पील दी जाएगी। कितनी पील दी जाएगी? एक पील, है ना। 900 मिलीग्राम है वो, 900 प्लस 1400 दैट इज 1300 मिलीग्राम इन केस ऑफ 4 एफडीसी और 400 मिलीग्राम इन केस ऑफ 3 एफडीसी। ठीक है, ये फिक्स डोज कैलकुलेशन है, आप लोग अच्छे से याद रखें। अब आप लोग थोड़ा सा, एक मैं आपको कलर कोडिंग बता देता हूं, वो भी थोड़ा सा दिमाग में रख लेना कि कितने कलर कोडिंग आप देख लो। कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से बच्चे के लिए, कौन से मतलब एज ग्रुप के लिए, तो ये ध्यान रखें। आपको लिखना हो तो आप रोक के लिख लेना वीडियो को, ताकि आपको जल्दी हो जाएगा काम, थोड़ा स्पीड रखनी पड़ेगी। उसके बाद कलर कोडिंग आप याद रखें कि कौन से बच्चे के लिए कौन से कलर की किट आती है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखने में थोड़ी सी दिक्कतें तो होगी, लेकिन रखनी तो पड़ेगी। ठीक है, 4 कलर हैं, एक है येलो। ये क्या है कि मैंने देखी नहीं है, इसलिए मेरे को इसको आपको जैसा इसकी जो नई गाइडलाइन है उसके हिसाब से लिखवा रहा हूँ। तो थोड़ा सा लाइट ग्रीन आता है, शायद लाइट ग्रीन। और एक और क्या था? पिंक कलर। देखो, पिंक हमेशा बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, आपको सबको पता है। ऐसा है क्या? ऐसा कहीं नहीं है, है ना। येलो कलर अगर किसी का वेट 25 से 39 किलो के बीच में हो, किसी का 40 से जो 54 किलो के बीच में हो, किसी का 55 से जो 69 किलो के बीच में हो, और किसी का अगर 70 किलो से ज़्यादा हो, तो ये आपको क्या करना है? ये याद करना है कलर कोडिंग। अब ये कितने नंबर्स ऑफ पैकेट देने हैं ये आप ध्यान रखें थोड़ा सा। अगर ये वाला वजन है, ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लें 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, इतने नंबर्स ऑफ पैकेट किसके? फिक्स्ड डोज कैलकुलेशन जो आप 3 एफडीसी या 4 एफडीसी चालू करते हो, उसके लिए आपको क्या करना है? ये देना है। ठीक है, बस इतना ही याद रखो। आप ज़्यादा याद रखोगे तो भूल जाओगे। आईपीसीपी क्या होता है
या CPIP क्या होता है, उसके अलावा एक कलर कोडिंग स्ट्रिप्स आती है वो क्या होती है, वो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप केवल इतना सा याद रख लेना कितनी पील देंगे, कितने एज ग्रुप पे देंगे, ये सब कुछ आपको ध्यान रहना चाहिए। ये वजन है ना, ये ध्यान रखें आप लोग, ये 70 से ज़्यादा वजन नहीं है ना, ये वजन है, ये नंबर्स ऑफ पील्स है और ये कलर कोडिंग है। आप लोग इतना याद रख लें कि यही कलर कोडिंग अगर पूछेगा तो यही कलर कोडिंग पूछेगा, अदरवाइज इसके अलावा वो कलर कोडिंग नहीं पूछेगा। ठीक है, ये आपका टीबी खत्म होता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके लिए आज की जो क्लास है टीबी पे रिलेटेड टू खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, इससे रिलेटेड आगे जो भी क्लास होगी वो अपन कल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो आप लोग बोल देना, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना।